बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फ़ैसला आ चुका है। इस फैसले का बड़ा टेक्निकल फ़ैसला दिया गया है। फुल कोर्ट ने समाअत की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इस फैसले के 3 पार्ट हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इस टाइम राइट नाउ फ़ैसला सुन के मैं बाहर आया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं। ये फ़ैसला बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार के हवाले से जो बात हो रही थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में मुदाखलत कर सकता है या नहीं, उसको जो है 10 जजेस ने इंड्रोस किया है। 10 जजेस की अक्सरियत ये कहती है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता है, वो ऐसा कानून बना सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जो है रेगुलेट किया जाए। यानी 10 जजेस ये कहते हैं कि ये कानून बरकरार रहेगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी है, जबकि 5 जजेस की ये राय है कि ये कानूनी नहीं है। वो 5 जजेस कौन से हैं? जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल हैं, इसमें जस्टिस जो आयशा मलिक हैं वो शामिल हैं, इसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और ये 5 जजेस जो हैं इनकी राय ये है कि इस तमाम मामले में जो दरख्वास्तें आई थी उनको मंजूर किया जाना चाहिए और इस एक्ट को कलअदम करार देना चाहिए, जबकि 10 जजेस कहते हैं कि इसको कलअदम नहीं करार देना चाहिए, यानी ये एक्ट तो रहेगा। अब इस एक्ट में सेक्शन 5 था। सेक्शन 5 ये कहता है कि अपील का हक, यानी 184(3) यानी जो सुमोटो के केसेस हैं उसमें अपील का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 9 जो जजेस हैं वो ये कहते हैं कि अपील का हक होना चाहिए और 6 जजेस कहते हैं अपील का हक नहीं होना चाहिए। और ये वो 9 जजेस हैं जो कह रहे हैं कि चूंकि अपील का हक अभी से जब से कानून पास हुआ है तब से अपील का हक मुस्तकबिल से होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इसके बाद जितने 184(3) के केसेस आएंगे उसमें अपील का हक दिया जाना चाहिए। इसके बड़ा इम्पैक्ट है, नवाज शरीफ पे इसका बड़ा इम्पैक्ट है। वो किस तरह से है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जो 7-8 जो जजेस हैं वो ये कहते हैं कि इसमें अपील का हक माजी से नहीं होना चाहिए, यानी माजी और मुस्तकबिल की 2 बातें की गई हैं। अपील का इतलाक क्या माजी से होगा? ज़्यादा अक्सरियत कहती है, 8 लोग कहते हैं कि नहीं, माजी से नहीं होने चाहिए। माजी की पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। माजी में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सुमोटो के तहत केस सुना गया, पनामा केस सुना गया, तो वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी फाइल बंद हो चुकी है, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, आप उसको दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते हैं। माजी में जहांगीर तरीन को अगर अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया तो वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई है, आप उसको दोबारा से नए कानून बनने के बाद से नहीं सुन सकते हैं। तो लिहाजा ये एक पॉलिटिकली तौर पे अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ को एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये कानून जब बनाया गया था तो उसके पीछे कहीं ये हिकमत अमली भी थी कि इस कानून के तहत इसकी अपील में चैलेंज किया जाएगा पनामा केस को और दोबारा से रिवर्स होगा और नवाज शरीफ के लिए आसानी हो जाएगी। तमाम पनामा केस ही आप कह सकते हैं रिवर्स हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादिक और अमीन करार दे नवाज शरीफ को। लेकिन अब जो है फैसला 8-7 से आया, अपील का हक जो है माजी से नहीं दिया गया, 9 जजेस कहते हैं मुस्तकबिल से दिया गया, यानी 9 और 6 का तनासुब ये है कि जजेस ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में आइंदा आने वाले दिनों में 184(3) के तहत कोई मामला होता है, उसका सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करती है तो उसमें अपील का हक होगा और अपील का हक जो है वो 9 जजेस कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में होगा। तो ये बेसिकली फैसला है। इसके जो 3 पार्ट हैं, एक में पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है, ये लॉ प्रिवेल करेगा, दूसरे में माजी से इसका इतलाक नहीं होगा, तीसरे में वो 8-7 के तनासब से आया और जो 9-6 के तनासब से आया कि वो मुस्तकबिल में इसका तनासब इसका वो जारी होगा। इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने ये कहा है कि माजी से इसका इतलाक नहीं होना चाहिए, यानी उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तब भी ये कहा गया कि जो है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की हैं वहाँ पे पार्लियामेंट ने भी गलतियां की हैं, तो उन्होंने इसका अपने फैसले में भी बताया और वो ये कहते हैं कि अपील का हक मुस्तकबिल से होना चाहिए। फिर इसके साथ जो हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस फैसले का जो इतलाक है वो मुस्तकबिल से होना चाहिए, माजी से नहीं होना चाहिए। तो इस फैसले का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है कि नवाज शरीफ को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा, तो वो बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस राय को मुस्तरद कर दिया है। अब रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, या सुप्रीम कोर्ट जो है क्या वो
पार्लियामेंट की कानून साजी जिससे के तहत जजेस के इख्तियार को कर्टेल किया गया था, उसके हवाले से क्या ऑर्डर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल पार्लियामेंट ये कर सकता है। अब जजेस जो हैं वो 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कोई भी सू मोटो केस लेना होगा तो चीफ जस्टिस खुद अकेले ये नहीं सुन सकेंगे, अकेले ये फैसला नहीं कर सकेंगे, बल्कि उनके साथी जजेस जो हैं उनको ये इख्तियार होगा, वो साथ बैठेंगे। यानी 2 सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस के फौरी बात हैं वो साथ बैठ के फैसला करेंगे कि ये केस हमें 184(3) यानी सू मोटो इख्तियार के तहत सुनना चाहिए या नहीं। और जब वो फैसला कर लेंगे तो ये केस लगाया जाएगा। इस केस की अपील भी होगी। इस केस में वकला चेंज करने की इजाज़त भी होगी। पहले एक ही वकील होता था और वही ये सुनता था। तो लिहाजा ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। फुल कोर्ट ने इसकी बहुत तवील समाअत की और उस समाअत के बाद ये फैसला आज जारी कर दिया गया, जिसमें 3 जो है तनासब हैं, 10, 5, 9, 6 और 8, 7। ये 3 तनासब मैंने आपको बता दिए हैं। आज के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, ख़ुसूसन अदालत की जानिब से ये जो फैसला दिया गया है ये एक तासुर देता है कि अदालत जो है, जिसमें जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर फैसले किए जाते हैं। जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उनका एक व्यू पॉइंट था। वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद रूल्स बनाने चाहिए, पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट मुदाखलत करती है तो ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला तस्वुर होगा और अदलिया की आज़ादी इससे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कमज़ोर होगी अदलिया इससे, और अदलिया की आज़ादी के मुतज़ाद ये बात है। लिहाजा उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, फिर इसके साथ जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, चीफ जस्टिस खुद हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो पार्लियामेंट है उसको ये इख्तियार हासिल है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के मामले में कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कानून साजी कर सकती है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कर्टेल कर सकती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये फैसला बड़ा दुरुस्त है, क्योंकि पहले एक शख्स जो है वो कानून बनाता था, कानून जो 184(3) के तहत केस टेकअप करता था। जैसे रेकोडिक केस को देख लें और मुताद्दिद ऐसे केसेस हैं एमरजेंसी में लगाए गए, एमरजेंसी के केसेस, एमरजेंसी जब लगाई गई थी उसके बाद जो मार्शल लॉ को वैलिडेट करने के जो केसेस हैं उनको देख लें तो चीफ जस्टिस ने सू मोटो इख्तियार के तहत कौम को भी नुकसान पहुँचाया और उनको वैलिडेट भी किया। अब 3 जजेस जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि इसका केस लगना चाहिए या नहीं, और इसकी अपील भी मौजूद होगी जो वो फैसला करेंगे। पहले जो फैसला करते थे उसकी अपील नहीं होती थी। तो आज हम जहांजेब अब्बासी साहब और जुबैर से भी पूछते हैं कि वो कैसे इस फैसले को देखते हैं। जहांजेब साहब कैसे देखते हैं आज के फैसले को? बहुत शुक्रिया कंबर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये असूल तय किया है या इस बात को तस्लीम किया है कि आर्टिकल 191 का जो इख्तियार है, जो आइनी इख्तियार पार्लियामेंट को मिला है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को तय कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट कर सकती है, उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने ये माना है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट थी इस कानून साजी को करने के लिए। अब आर्टिकल 184(3) के तहत कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, कोई पटिशन आएगी या सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेना होगा, तो ये इख्तियार फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये 3 रुकनी कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी। बिल्कुल मुझे जहांजेब साहब ये बताएं कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, मैंने जैसे नाज़रीन को भी एक्सप्लेन किया कि नवाज शरीफ साहब जो देख रहे थे कि इससे उनको रिलीफ मिल सकता है, अब वो रिलीफ उस तरह से नहीं दिया गया। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का नवाज शरीफ की जो मामला है वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है, पार्लियामेंट ने इस हवाले से कानून साजी किया, उसमें बताएं हमें। कंबर देखें, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, कुछ लोग इसको मिस रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये अपील का हक माजी से दे भी दिया जाता तो नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होना था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत जो पनामा की पटिशन इमरान खान लेके आए, उसका रिव्यू फारिग हो गया था। उसका रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है। तो जब रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है तो फिर उनको फ़ायदा कैसे मिल सकता था? हाँ, एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने स्टोरी भी की है। वो स्टोरी ये है कि अब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के बाद नैब कानून के ख़िलाफ़ रिव्यू एज अ अपील के तौर पे आएगा, और 3 जजेस ने सुना था
बंदयाल साहब हो गए रिटायर, हाँ। मंसूर अली शाह साहब ने किया था डाइसेंट, हाँ। जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो अकेले जज हैं। तो अब पहले से बड़ा बेंच बनेगा इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत। अगर 5 जजेस बन जाएंगे तो नैब तरामीम को भी सुप्रीम कोर्ट अब दुरुस्त करार देने जा रही है। खबर अब ये है। बड़ी ज़बरदस्त खबर जांजेब ने हमें दी, और जांजेब ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम केस का जो फ़ैसला है जो 3 रुकनी बेंच ने किया था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। मंसूर अली शाह ने वो केस जो है उसको डाइसेंट किया था, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब में जो केसेस हैं लीडर्स के, उनको खोल दिया था और तमाम रिकॉर्ड जो है भिजवाने का कहा था। अब वो केस अपील बतौर अपील सुना जाएगा, उसमें 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल रहे नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें डाइसेंट कर चुके हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन अकेले हैं। यानी बहुत मुतवक्के है कि वो केस भी वापस हो जाएगा। तो ये भी इसका एक इम्पेक्ट है, ये जो आप हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला जो है इससे भी देखा जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने आपको खबरें दी, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज को हुआ वो हमने रिपोर्ट किया। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।